बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। क्या भारत की जनता जाग गई है? जनता से तात्पर्य मेरा मतदाताओं से है। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। उसके 6 चरणों का मतदान पूरा हो गया है और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को संपन्न होने वाला है। क्या हमारे देश की जो जनता है या हमारे देश के जो मतदाता भाई बहन हैं, क्या उनके अंदर एक अलग किस्म की जागरूकता मुझे दिखाई दे रही है? और उसका जो कारण है, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने इतिहास में पीछे जाना होगा। भारत में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 में हमने एक संविधान को स्वीकार किया और उस संविधान के अनुसार देश ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और देश का जो पहला आम चुनाव है वो 1952 में प्रारंभ हुआ और उसके बाद निरंतर लोकसभा विधानसभा के चुनाव चले आ रहे हैं। 1952 के शुरू के 2-3 जो चुनाव लोकसभा के हुए या विधानसभाओं के हुए, वो बड़े शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। मगर धीरे धीरे चुनाव में हिंसा ने अपना स्थान बना लिया। और आप सब ने देखे होंगे पुराने चुनाव, कितनी ज़बरदस्त चुनाव में हिंसा होती थी, मारपीट होती थी, हत्याएं होती थीं, लोगों के घर जला दिए जाते थे, बम फोड़े जाते थे। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती थीं कि इन सब के पीछे आम जनता को भयभीत करना एकमात्र उद्देश्य होता था कि आम जनता भयभीत हो और वो मतदान केंद्र तक ना आए। और जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, वो लोग बूथों पर कैप्चर कर लिया करते थे। बूथ कैप्चरिंग होने के कारण जो हमारे देश की जनता है, उसे वोट डालने का हक ही नहीं मिलता था। उसका वोट कोई दूसरा डालता था। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि देश में आम चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय, कई राज्य तो हिंसा के लिए इतने बदनाम थे कि वहाँ चुनाव मतलब हिंसा। आज देश में बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। 6 चरणों का चुनाव आज 2024 में संपन्न हो चुका है। केवल पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य बचा है जहाँ अभी भी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पूरे राज्य में केवल बिहार में एक जगह चुनाव के बाद हिंसा हुई, वो चुनाव के दिन हिंसा नहीं हुई। चुनाव के दिन थोड़ी बहुत झड़प हुई और उसके बाद एक व्यक्ति की वहाँ हत्या की गई। पश्चिम बंगाल में आज भी हिंसा हो रही है। मगर इतने बड़े देश में केवल एक राज्य में ही हिंसा बची है, बाकी राज्यों में हिंसा समाप्त हो गई है। बूथ कैप्चरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जनता खुद वोट डालने जाती है और अपने वोट से अपने नेता का चुनाव करती है। इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को श्रेय दिया जाए तो वो है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जब से इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, तब से चुनाव में हिंसा लगभग ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, EVM में बूथ कैप्चरिंग की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। मैंने भी कई चुनाव कराए हैं, आप लोगों ने भी कई चुनाव, कुछ जो हमारे दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने भी कई चुनाव कराए होंगे, देखे होंगे। मैं तो स्वयं 10-12 चुनाव कराए हैं जब मैं शासकीय सेवा में था। उसमें कोई संभावना नहीं है कि कोई व्यक्ति आगे बूथ को कैप्चर करे, क्योंकि एक वोट डालने के बाद दूसरे वोट में बहुत टाइम लगता है। ये पहले जैसा ज़माना नहीं है कि आए, वोट की गड्डी उठाई और ठप्पा लगाया और भाग गए, इकट्ठे पेटी में डाले और भाग गए। तो EVM का सबसे बड़ा योगदान है कि इस देश में आज जनता को वोट डालने मिल रहा है। और जनता को जब वोट डालने मिल रहा है तो वो अपने मन से अपने नेता का चुनाव कर रही है। अब EVM इस देश में, थोड़ी सी EVM की बात इसलिए ज़रूरी है कि EVM ने जो इतना बड़ा इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन चुनाव में लाया है, इसलिए उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। 1982 में केरल की एक विधानसभा में पहली बार EVM का उपयोग किया गया। 1982 में देश में कांग्रेस की सरकार थी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और एक विधानसभा में ऐसे प्रयोग के तौर पर प्रारंभ किया गया। हालांकि बाद में वो चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया
क्योंकि ईवीएम के उपयोग के लिए जो भी शासकीय मान्यताओं की आवश्यकता थी वो ली नहीं गई थी। इसके बाद जो भी सरकारें रहीं उन्होंने, चुनाव आयोग ने और उन सरकारों ने मिलकर उन कानूनी बाध्यताओं को ख़त्म किया और सन 2000 में पहली बार पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग होना प्रारंभ हुआ। 2009 का चुनाव आप सब लोगों को याद होगा। 2009 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सम्मानीय लालकृष्ण आडवाणी जी थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे और उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। उनके साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि देश के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी लालकृष्ण आडवाणी की बात का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेताओं ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए। महाराज, आप विडंबना देखिए, उस समय कांग्रेस पार्टी चूँकि सत्ता में आई थी तो कांग्रेस पार्टी ईवीएम के समर्थन में थी। आज 2024 है, आप पिछले कई चुनाव में देख रहे होंगे जब विरोधी दल के लोग हारते हैं तो हार का ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी एक समय ईवीएम के पक्ष में थी, आज कांग्रेस पार्टी ईवीएम के विपक्ष में है। ये परिवर्तन कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी होगी। सबसे पहले ईवीएम की निष्पक्षता जब लोगों ने उस पर आरोप लगाए और बड़े बड़े राजनीतिक दल और बड़े बड़े देश के नेता जब इस पर आरोप लगाते हैं तो ईवीएम के लिए चुनाव आयोग ने कई बार स्पष्ट कहा कि हमारी ईवीएम ना हैक हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, ना उसमें कोई इस तरह की चिप है, ना उसमें कुछ इस तरह का वो है कि हम बटन कहीं दबाएं वोट कहीं जाता है। और इसके लिए उन्होंने ईवीएम को 1 महीने के लिए देश की जनता और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने ईवीएम को रखा और 1 महीने का समय दिया कि सारी दुनिया के जो भी टेक्निकल लोग हैं, जो भी तकनीकी लोग हैं, जो भी नेता हैं, जिन लोगों को भी लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, वो किसी को भी लेके आएँ और ईवीएम को चेक कर लें। एक भी व्यक्ति नहीं गया, एक भी नेता नहीं गया। आखिर क्यों नहीं गए? जिन लोगों को ये शक था कि ईवीएम ख़राब है, क्योंकि सबको पता है, कांग्रेस वालों को भी पता है, भारतीय जनता पार्टी वालों को भी पता है, सपा वालों, बसपा वालों, सबको पता है कि ईवीएम में इस तरह की कोई घटना नहीं होती है। मगर आज भी ईवीएम के पीछे लोग पड़े हुए हैं। आज देश में एक ऐसा वर्ग है जो अभी से मीटिंगें प्रारंभ कर चुका है और आप देख लेना, जब 2024 के चुनाव परिणाम 4 जून के बाद आएंगे, आप मेरी बात को नोट कर लें, एक वर्ग देश में ऐसा निकल के आएगा जो अपने आप को कहता तो बुद्धिजीवियों का वर्ग है, मगर वो आएगा और ईवीएम पर सवाल खड़े करेगा। उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ हो गई है। आप ये देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीती और सब लोगों ने कहा कि ईवीएम ख़राब है, ईवीएम में सेटिंग है। और 2015 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है और 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है, तब कोई नहीं कहता कि ईवीएम में खराबी है। फिर वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2019 में जब फिर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो केजरीवाल भी उस टोली में शामिल हो जाते हैं जो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। और 2020 में फिर उसी ईवीएम से वो 64 सीटें जीतते हैं 70 में से, फिर उनके लिए ईवीएम अच्छी हो जाती है। इसलिए ईवीएम के बारे में देश की जनता बड़े अच्छे से समझ चुकी है। ईवीएम ने वो क्रांति की है इस देश में कि आज देश की जनता निर्भय होकर के मतदान करती है। एक बात और मैं संक्षेप में आपके सामने ईवीएम के बारे में रखूँगा। अभी बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ये अपील की कि ईवीएम में जो मतों की गणना होती है और वीवीपैट में जो पर्चियाँ गिनती हैं, उन प्रत्येक पर्चियों का मिलान किया जाए। ये अपील लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनकी अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें एक 2 लाइन का जो बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूँगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने जो उस फैसले में, जब वो याचिका खारिज की, उस फैसले में उन्होंने कहा कि जिस देश में कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो राष्ट्रीय उपलब्धियों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक लाइन की टिप्पणी
इतनी महत्वपूर्ण है कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा समूह है जो देश की उपलब्धियों को कमतर आंकता है। देश की उपलब्धियों पर हमें गर्व होना चाहिए। कुछ लोग, नेता लोग कहते हैं अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, हमारे भारत में क्यों है? अगर अच्छा होता तो अमेरिका और इंग्लैंड वाले ना इसको स्वीकार करते। आज वर्तमान में हमारे देश का जो यूपीआई सिस्टम है वो अमेरिका से बेहतर है, इंग्लैंड से बेहतर है, फ्रांस से बेहतर है, जर्मनी से बेहतर है। अगर हम किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आज बाहर के लोग आते हैं और हमारे यूपीआई सिस्टम को देख के आश्चर्यचकित होते हैं कि आज चाय का दुकान वाला 10 रुपया ले रहा है, सब्जी वाला 10 रुपया ले रहा है, आज मोची 10 रुपया ले रहा है। आप जहाँ चाहो वहाँ जाओ, बिना पैसे के आप काम कर सकते हैं। इस यूपीआई सिस्टम पे हमें गौरव करना चाहिए, इस ईवीएम पे हमें गौरव करना चाहिए कि आखिर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, तकनीशियनों ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है कि जो हमारे देश के मतदाताओं का समय बचाती है, सरकार का समय बचाती है और धन भी बचाती है। तो हमें राष्ट्रीय उपलब्धियों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अब मैं बात करूंगा जनता के जागरण का, कि हमारे देश की जनता कितनी जागरूक हो गई है। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे पिछले कई चुनाव में बड़े बड़े नेता बहुत चुनाव हार रहे हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक ज़माने में, पुराने ज़माने में ये होता था कि बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री वगैरह कभी चुनाव नहीं हारते। एक आध अपवाद कहीं होगा, मरावा आप, मैं ज़्यादा बहुत पीछे अगर डिटेल जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव में जो बड़े बड़े नेता देश में चुनाव हारे, उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, कन्हैया कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा, ये ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी सीटों से हारे। और भी बहुत सारे नेता होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जो हारे। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मुख्यमंत्री जो रहा करता था, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, वो चुनाव नहीं हारा करता था। और अभी वर्तमान में कई ऐसे उदाहरण हैं देश की राजनीति में। आप सब ने देखा होगा पिछला पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें ममता बनर्जी अपनी सीट से खुद विधायक का चुनाव हार गई, हालांकि वो बाद में मुख्यमंत्री बन गई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अपनी विधानसभा सीट हार गई, ज्योति बसु अपनी विधानसभा सीट हारे। पश्चिम बंगाल के जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाद जो मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो भी चुनाव हार गए। आप सभी लोगों ने अभी उत्तराखंड का चुनाव देखा होगा। इस उत्तराखंड के चुनाव में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा में अपनी सीट हार गए, हालांकि बाद में वो मुख्यमंत्री बने और एक विधायक ने उनके लिए पद खाली किया और वो फिर से जीत के आज विधानसभा में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब वो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो वो अपनी सीट हार गए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया। ये देश की जनता की जागरूकता की निशानी है कि अब भारत की जनता, भारत का मतदाता जाग गया है। केवल आप बड़े नाम हैं इसलिए चुनाव जीत जाएंगे, ये अब संभव नहीं है। उसका ये परिणाम आपने अभी देखा कि पहले देश के नेता 2-2 लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव लड़ा करते। लगभग जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, इंदिरा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और भी कई जो बहुत बड़े प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा, और भी कई नेता होंगे, वो सब लोग लोकसभा का चुनाव कम से कम 2 सीटों पर लड़ा करते थे। और आज की तारीख में, आज 2024 में क्या स्थिति है? पूरे देश में केवल राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। और राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से इस बार दूसरी सीट पर चुनाव लड़ा। जब वायनाड से वो केरल से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि वायनाड मेरा परिवार है, और वहाँ के लोगों को ये एहसास कराया कि हम वायनाड में ही रहेंगे। और जैसे ही वहाँ की वोटिंग 26 तारीख को ख़त्म हुई, वो दौड़ के रायबरेली आ गए। और ये जो भय है उनका, ये जो भय है, ये जनता की जागरूकता की निशानी है कि अगर 26 के पहले आपने क्यों घोषित नहीं किया कि हम रायबरेली जा रहे हैं? इसलिए कि वहाँ की जनता हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये जनता के जागरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब मैं जनता की जागरूकता के बारे में, जनता जो हमारी भारत देश की मतदाता और जनता जाग गई है, उसके मैं संक्षेप में 2-3 उदाहरण और आपको दूंगा।
जनता विधानसभा में एक पार्टी को वोट देती है और लोकसभा में दूसरी पार्टी को वोट देती है। ये भी जनता के जागरण का बहुत बड़ा परिणाम है। अब आप देखिए, दिल्ली में 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए, वहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2014 में दिल्ली में जब लोकसभा के चुनाव हुए, सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2015 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीती और भाजपा केवल 3 सीटें जीती। मतलब लोकसभा में वहाँ भाजपा को जिता रहे हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं। यही ट्रेंड 2019 में रहा। 7 सीटें भाजपा को और 20 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 64 सीटें आम आदमी पार्टी। ऐसा ही 2018 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस वालों को ये उम्मीद थी कि अब लोकसभा चुनाव जो 2019 में आ रहा है वहाँ अब हम बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे। मगर जनता ने जैसे 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट जीती और छत्तीसगढ़ में 2 सीटें जीती। बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई। इसका मतलब हमारा देश का मतदाता कितना जागरूक हो गया है, वो ये समझने लगा है कि हमें विधानसभा में किसको जिताना है, लोकसभा में हमें किसको जिताना है। ये जनता के जागरूकता के बहुत बड़े परिणाम हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में जनता जागरूक हो गई है। इसलिए उसके निर्णय पर, उसके मतदान के अधिकार पर वो क्या निर्णय देती है, हमें लगता है वो अच्छा निर्णय देगी। भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, देश की जनता जाग रही है। आने वाले चुनाव परिणाम में वो जो भी रिजल्ट देगी देश के हित में होगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।